गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करते हैं मैथमेटिकल टूल्स में त्रिकोणमिति के जो छूटे हुए चीज़ें हैं। 2-3 पॉइंट हैं छूटे हुए। मैंने आपको त्रिकोणमिति की वैल्यू निकालना सिखा दिया अच्छी तरीके से। आप उसको 3 से 5 मिनट के अंदर 5 सेकंड के अंदर उसे कैलकुलेट कर सकते हो। उसी क्रम में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, साइन एंड पाई। देखिए साइन एंड पाई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। साइन में कोई भी पाई आ जाए, साइन 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 100 पाई, 1000 पाई, इवन हो या ऑड हो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो इसलिए ज़्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, कॉस एन पाई। कॉस एन पाई की वैल्यू +1 भी होती है और -1 भी होती है। +1 कब रहेगी? जब आप एन को 0, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब सम संख्या। अब सम संख्या में 1000, 2000, 50, 40 जो भी है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही देखिए आपको cos n पाई की वैल्यू को +1 लगा दिया करोगे, और -1 जब n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इस तरह से है तो आप उसको -1 ले दिया करोगे। cos पाई, 3 पाई, 7 पाई, 11 पाई, 49 पाई, ये सब हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा करेगी? -1। इसी के साथ tan को भी समझ लो। tan n पाई की बात करें तो tan n पाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि tan होता है साइन अपॉन cos। अब साइन जब 0 है तो tan भी 0 हो जाएगा। क्लियर? तो 3 चीजें तो ये ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। द्विपद प्रमेय ये काफी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में इसका बहुत यूज होता है। ये क्या होती है? 1 + x की पावर n इक्वल टू, देखिए यहाँ ध्यान ये रखना है, कभी कभी हमें कुछ ऐसे सॉल्यूशन आ जाएंगे जिनको हम क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल 4 भी मान लो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब पावर आ जाए मान लो फ्रैक्शन में या फिर माइनस में, तो उसे सॉल्व करने का हमारे पास क्या तरीका होता है, और वो होती है द्विपद प्रमेय। और द्विपद प्रमेय में खास बात यह है कि पहला पॉइंट 1 होना चाहिए, और अगर 1 नहीं है तो आप उसको कॉमन लेकर के 1 बना लिया करो। बस कॉमन लेते समय ये ध्यान रखना कि जब भी आप पहले टर्म को कॉमन लोगे तो साथ में उसकी पावर भी बाहर निकलती है, और फिर जब 1 बन जाएगा तो 1 + x की पावर n के फॉर्मेट में आ जाए तो फिर उसका एक्सपेंशन होता है 1 + nx + nn-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 × x² प्लस nn-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 × x³ और प्लस इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। लेकिन ज़्यादा परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में जब भी द्विपद प्रमेय यूज होनी है, केवल पहले वाले 2 टर्म से हमारा काम चल जाता है। आगे वाले जो टर्म होते हैं ये x³ है, यानी इसका होल क्यूब, होल स्क्वायर, फिर होल क्यूब, फिर होल पावर 4, इस तरह से ही आएगा। क्योंकि यहाँ x की वैल्यू कम हुआ करती है, जब x की वैल्यू कम होगी तो उसके स्क्वायर, क्यूब और 4th पावर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसलिए केवल हम 1 + nx लिखें और लिख दें x की उच्च घात वाले जो पद हैं वो छोटे होने के कारण नगण्य हैं, और ऐसा करके उसको छोड़ देंगे और बड़ा आसान हो जाएगा। केवल इस पावर का मल्टीप्लाई कर देना इसमें विद साइन और आपका काम चल जाएगा। हाँ, फैक्टोरियल का मतलब समझना जरूरी है। फैक्टोरियल का क्या मतलब है, इसको थोड़ा क्लियर कर लो। देखिए फैक्टोरियल का जो सिंबल है वो या तो जैसे एल जैसा है या कुछ बुकों में इस तरह से भी लिखा रहता है, और इसका जो मतलब होता है, अगर फैक्टोरियल के अंदर मान लो 10 लिखा है तो इसका मतलब 10 × 9 × 8 × 7 कहाँ तक? 1 तक। यानी फैक्टोरियल के अंदर अगर 10 है तो 10 से लेकर 1 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई। अगर फैक्टोरियल के अंदर 2 है तो 2 × 1, 3 है तो 3 × 2 × 1। तो जो भी फैक्टोरियल के अंदर होगा वहां से लेके 1 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई आपको करना है। तो कुल मिलाकर के 2-3 चीजें तो ये हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद अब जो हमारा टॉपिक है वो शुरू होता है अवकलन का, डिफरेंशियल। मैथमेटिकल टूल्स में ध्यान दीजिए, अवकलन और समाकलन फिजिक्स में इनका बहुत यूज होता है, तो ये हमें ध्यान रखने हैं। तो हम बात करते हैं डिफरेंशियल की, अवकलन की। अवकलन को समझने से पहले हमें 2-3 पॉइंटों को समझना होगा। सबसे पहले चर।
चर का मतलब वेरिएबल, दूसरा अचर, अचर का मतलब कांस्टेंट, और तीसरा फलन, फंक्शन। इन तीन चीजों को हम पहले समझे, तब हम डिफरेंशियल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तब हम अवकलन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो की जाती है चर, वेरिएबल। चर वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू बदल रही है, जो चेंज हो रही है समय के साथ साथ। इसका मतलब ये हुआ, चर का मतलब है जिनका मान बदलता है, जिनका मान बदलता है वो चर है। अचर जिसका मान नहीं बदलता, कांस्टेंट रहता है, जिसका मान या जिनका मान नियत रहता है। अब कांस्टेंट कोई भी नंबर है वो कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, तो एग्जांपल के रूप में 1 5 7,000 जो भी ले रहे हैं आप, एक नंबर ले रहे हो तो जितने भी नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन इसमें जिनका मान बदलता है तो वेरिएबल के रूप में हम x, y, z और भी यूज कर सकते हैं, t टाइम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इनको वेरिएबल के रूप में यूज कर सकते हैं। अब बात आती है फलन की। फलन क्या होता है? चर और अचर में एक अचर तो आ ही सकता है, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं ये वेरिएबल्स हमारे दो तरीके के होते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ से चर जो है, ये जो वेरिएबल है ये दो तरीके के हैं। पहला एक स्वतंत्र और दूसरा परतंत्र। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट। स्वतंत्र का मतलब है जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, मान तो बदलता है उसका लेकिन वो किसी पर निर्भर नहीं कर रहा। और परतंत्र का मतलब है जो किसी दूसरे वेरिएबल पर निर्भर कर रहा हो। अब हम बात करते हैं किसकी? फलन की। तो फलन क्या है? इन दोनों वेरिएबलों में जो संबंध होता है, यानी स्वतंत्र और परतंत्र चर के बीच जो संबंध है उसको आप फलन कहते हो। यानी स्वतंत्र एवं परतंत्र चरों की मध्य संबंध, यानी इनके बीच में जो रिलेशन है उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं फलन। जैसे आपने दिया y x स्क्वायर प्लस 3x। अब आप यहां x समझो, x 1 पुट कर रहे हो, तो x आपने 1 रखा तो y हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1, तो ये आ गया 1 प्लस 3 4। तो आपने किसको रखा? x को। बदल कौन गया? y। ऐसे ही मान लीजिए आप x की वैल्यू 2 रखते हो, x 2 पुट कर रहे हो, तो y कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 10। तो यहां पर आप तो x को चेंज कर रहे हो और कौन चेंज होता जा रहा है? y चेंज होता जा रहा है। मतलब y जो है वो निर्भर कर रहा है x पर। तो y को कहोगे आप, y को कहोगे परतंत्र, डिपेंडेंट वेरिएबल परतंत्र, और यहां पर x को कहोगे स्वतंत्र। और x और y में जो रिलेशन है इसी को हम बोलते हैं फंक्शन या फलन। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है y fx, यानी यहां पर जो y है वो x का फलन है, y जो है वो x का फलन है। इसका मतलब स्वतंत्र और परतंत्र वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं फलन। अब यहां जो बात है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है अवकलन को समझने की। हालांकि देखिए हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हम अवकलन और समाकलन को इतना पढ़ेंगे। जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो तो मैथ में उसको आगे चल के पूरी बुक है उसको पढ़ेंगे, लेकिन 12th क्लास में पढ़ते हैं और हमें ज़रूरत पड़ रही है इसकी 11th क्लास में, इसलिए इनको पढ़ाना जरूरी है। लेकिन हम केवल उतने की ही डिस्कस करेंगे, उतने की चर्चा करेंगे जिससे हमारा काम चल जाए। तो देखिए हम अवकलन की बात करते हैं, तो अवकलन में आप क्या कह रहे हो कि भाई आप
किसको बदल रहे हो? आप बदल रहे हो स्वतंत्र चर को। मान लो स्वतंत्र चर के मान में आपने परिवर्तन किया, x के मान में जो परिवर्तन किया उसको आपने मान लिया डेल्टा x। अब स्वतंत्र चर के मान में परिवर्तन डेल्टा x हुआ, उससे परतंत्र चर अपने आप बदल रहा है, इसका मतलब उसमें परिवर्तन हो गया डेल्टा y। तो ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अगर हम लिखते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी y के मान में जो परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष उसको अगर लिया जाए, और वो भी कब? जब यहां डेल्टा x इज टेंड्स टू 0, यानी इसके साथ आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो कि डेल्टा x का मान बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0, तो उस केस में यानी आप उसको फिर इस तरह से लिखोगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ऐसे लिखोगे। यानी आप ये बता रहे हो कि डेल्टा x की वैल्यू वहां बहुत छोटी है, और जब ये वैल्यू बहुत छोटी हुआ करती है तो डेल्टा जो होता है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान दें, तो ये हो जाता है dy ओवर dx, और इसको कहते हैं अवकलन। और वास्तव में इसे पढ़ने का तरीका होता है, जैसे ये है हमारा dy ओवर dx, तो इसे पढ़ा जाता है x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन। मान लीजिए और लिख दिया आपने d ओवर dt, तो इस तरह से हम इन चीजों को समझ सकते हैं कि किस तरह से अवकलन को निकाल करके लाए हैं। अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन, और वो भी किसी के रेस्पेक्ट में, और उसे एक बहुत छोटी वैल्यू के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब कुल मिला के ये आप ध्यान रखें भाई dy ओवर dx है, तो इसको कहते हैं x के सापेक्ष y का अवकलन, या फिर y का अवकलन x के सापेक्ष। अगर मान लो ऐसे लिखा है dy ओवर dt, तो इसे कहेंगे t के सापेक्ष y का अवकलन, t के सापेक्ष y का अवकलन। और भी कोई हो उसे पढ़ने का ये तरीका होता है, ये आपको समझना होगा। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलों की, और उन फॉर्मूलों की आधार पर ही हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किया करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अवकलन के कुछ फॉर्मूले की। पहला सबसे d ओवर, मान लो हम x के रेस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं, केवल हम कह रहे हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो उसको लिखेंगे d ओवर dx। अगर हम कहते हैं y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो उसको लिखते हैं d ओवर dy। t के सापेक्ष अवकलन करने पर उसको लिखते हैं d ओवर dt। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं x के सापेक्ष हम लेकर के चल रहे हैं, तो d ओवर dx, और ये है कोई c का मतलब कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाता है, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ c इक्वल टू नियतांक। तो किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाता है, 0। क्यों हो जाता है 0? क्योंकि अवकलन क्या है, अवकलन है परिवर्तन, और कांस्टेंट में क्या परिवर्तन होगा भाई, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, 5 है तो 5 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसका मतलब किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाता है, 0। सेकंड पॉइंट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पे इसका यूज होता रहता है फिजिक्स में, d ओवर dx x की पावर n। तो d ओवर dx x की पावर n का डिफरेंशियल हो जाता है n x की पावर n माइनस 1, यानी पावर पहले आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ध्यान रखना है आपको इसका, इसका बहुत यूज होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी हमें जरूरत पड़ती रहती है फिजिक्स के अंदर। तीसरा पॉइंट d ओवर dx log x, और बेस लेके चल रहे हैं उसका e बेस पे, तो इसका हो जाता है 1 अपॉन x। चौथा पॉइंट आपको फॉर्मूला याद रखना है, d ओवर dx e की पावर x, इसका डिफरेंशियल हो जाता है e की पावर x। तो ये मेन हमें ध्यान रखने की, इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होते हैं उनको भी समझना है। पांचवें पॉइंट पे आप ध्यान देंगे d ओवर dx sin x, तो sin x का डिफरेंशियल होता है cos x। छठवें पॉइंट पे आप ध्यान दें d ओवर dx cos x, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस का sin x। अगला d ओवर dx
10x, 10x का होता है sec स्क्वायर x। नेक्स्ट d ओवर dx sec x, sec x का होता है sec x इंटू 10x। नेक्स्ट d ओवर dx cot x, cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। एंड लास्ट d ओवर dx cosec x, और इसका होता है माइनस का cosec x इंटू cot x। लेकिन यहाँ विशेष बात जो ध्यान रखनी है आपको, देखिए हमारा जो मेन यूज होता है कि ये वाला है d ओवर dx c कांस्टेंट का चल आता रहता है, इसका यूज होता है। log x वाले का यूज हो जाता है, e की पावर x का यूज होता है, sin x का यूज होता है और cos x का यूज होता है। ये 6 जो हमारे पॉइंट हैं इनका बहुत ज्यादा यूज है। इसके बाद जरूरत पड़ती रहती है, हालांकि इसके अलावा भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम उन पर डिस्कस नहीं कर रहे थे। हम केवल उतना समझना चाहते हैं जितने की हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ हमें एक बात और समझनी है कि रूल क्या होता है। तो रूल्स की बात और करें तो 11वें नंबर पर एक रूल्स वाली बात करते हैं। अगर किसी फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट डिफरेंशियल से बाहर आ जाता है। जैसे d ओवर dx, मान लो कांस्टेंट c और कोई फंक्शन है fx, ये आप लेकर के चलना है। फंक्शन के साथ में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को डिफरेंशियल से बाहर ले लेते हैं, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन का d ओवर dx यानी उसका डिफरेंशियल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, कभी भी कोई कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ में, अकेला अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, लेकिन किसी फंक्शन के साथ में कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डिफरेंशियल से। दूसरी बात, अगर मान लो बहुत सारे फंक्शन आपस में प्लस माइनस करते हैं, यानी हमारा जो फंक्शन है उसमें बहुत सारे पद हैं, जैसे d ओवर dx, मान लीजिए c1 f1x प्लस c2 f2x प्लस c3 f3x और प्लस डॉट 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 और भी है मान लो, तो डिफरेंशियल सभी में अलग अलग लग जाता है, यानी सब पदों का डिफरेंशियल अलग अलग हो जाएगा। और साथ ही साथ इस रूल से जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इसका मतलब c1 बाहर आ जाएगा, पहले इसका डिफरेंशियल हो जाएगा d ओवर dx f1x, इसमें c2 बाहर आ जाएगा d ओवर dx f2x, और इसी तरह से आगे c3 बाहर आ जाएगा d ओवर dx f3x, और भी मान लीजिए आगे है तो उसी तरह से चलता चला जाएगा। अब ये चीजें अगर तुम्हारी समझ में भी नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और एग्जाम्पलों से इनको समझने की कोशिश करते हैं और फिर अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं और एग्जाम्पलों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर डिफरेंशियल आप नहीं कर पाएंगे। रखना नहीं चाहते कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, एक एग्जांपल के रूप में आप ले रहे हो कि y इक्वल टू 3x³ प्लस 5x² प्लस 10, ये ले लीजिए y इक्वल टू, और आपको निकालना dy ओवर dx, यानी आप निकालना चाहते हैं dy अपॉन dx। तो क्या लिखा हुआ है भाई, dy अपॉन dx। तो क्या देख रहे हैं कि आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। मान लो आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, तो अब आप इक्वेशन फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे। तो आप हिंदी में लिख सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर अंग्रेजी में भी सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ये लाइन कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीजें अंग्रेजी में सीखा करो। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, और इधर सब में लग जाएगा d ओवर dx, क्योंकि आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो 3x³ प्लस 5x²
और प्लस 10। अब शुरुआत होती है इस वाले टॉपिक को समझने की। तो क्या है भाई, कितने पद हो गए, 1 2 3। तो हमारा d/dx तीनों में अलग अलग लग जाता है। तो आप लगा दोगे, और साथ ही साथ और थोड़ा करना चाहो तो क्या देखते हो, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है कलन से। तो 3x³ में 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ गया, और d/dx x³। यहाँ 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ गया, d/dx x²। और यहाँ पर ये अकेला कांस्टेंट है, और अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, इसलिए इसे बाहर मत निकालो, ऐसे रहने दो, बाद में 0 लिख देना, और ये × 10। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3x³ यानी x की पावर n वाला फॉर्मूला आप इसमें लगा देंगे। तो x की पावर n वाले फॉर्मूला क्या होता है भाई, n पहले आ जाता है, तो 3 पहले आ गया और एक पावर कम हो जाती है, प्लस 5 इसमें से 2 पहले आ गया और एक पावर कम हो गई तो 1 बची, और कांस्टेंट का हो गया 0। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 3 3 जा 9, तो आंसर हो गया 9x² प्लस 5 दूनी 10x। ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, कहीं कोई टेस्ट टेंशन वाली बात नहीं है, बड़ी आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो डिफरेंशियल वाले से। और हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उन एग्जांपलों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए कि बार आपने ले लिया y = 7 sin x प्लस 3 cos x प्लस 2 e की पावर x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 log x बेस e। ये ले लिया, बड़ा लंबा सा ले लिया जिससे सभी उसी में सॉल्व हो जाएं और आप चीज को समझ सकें। और अब कह रहा है फाइंड d/dx, इसको तुम्हें निकालना है। तो क्या करोगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब जरूरत नहीं है उसको बार बार लिखने की। तो बहुत सारे पद हैं, 1 2 3 4 5, पांचों पदों का में डिफरेंशियल अलग अलग लग जाता है, तो हम उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब उसमें कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 7 बाहर आ गया, क्या आएगा, d/dx sin x। चलिए लिख देते हैं एक बार, d/dx sin x। इसमें बाहर आ गया 3, d/dx cos x। इसमें 2 बाहर आ गया, d/dx e की पावर x। इसमें 3 बाहर आ गया, d/dx x²। और इसमें 5 बाहर आ गया, d/dx log x बेस e। चाहते तो आप डायरेक्ट वहीं सॉल्व भी कर सकते थे और आगे चल के सॉल्व करना ही सीखेंगे। 7 sin x का क्या होता है भाई, cos x। 3 cos x का क्या होता है, माइनस sin x। चलो माइनस यही लगा देते हैं, माइनस ये sin x। 2 e की पावर x का, e की पावर x। 3 x² का, तो 2 पहले आ गया पावर और x की पावर 1 कम हो गई, और 5 log x का होता था 1/x। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। और चाहो तो इसे 6x लिख देना, 7 cos x प्लस 3 sin x प्लस ट्वाइस e की पावर x प्लस 6x प्लस 5/x। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से कोई भी डिफरेंशियल आएगा, आप उस डिफरेंशियल को इजीली सॉल्व कर लोगे। लेकिन हमें डिफरेंशियल में एक चीज़ और समझनी है, और वो है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, प्रतिस्थापन विधि, यानी अवकलन निकालने की प्रतिस्थापन विधि को भी हमें समझना होगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ में कुछ और चीजें भी लगी होती हैं। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अवकलन की हम प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड की बात आप करते हैं। देखिए इसको आप एग्जांपलों से समझने की कोशिश करो। हालांकि इसके 2 तरीके होते हैं, एक हम नया वेरिएबल लेकर के सॉल्व करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है और हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा काम डायरेक्ट मेथड से चल जाएगा। तो डायरेक्ट वाले मेथड को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल मान लीजिए आपने ले लिया y = sin 3x² + 5x, ये ले लिया आपने।
और अब वो कह रहा है डी वाई ओवर डी एक्स निकालो, यानी डी वाई ओवर डी एक्स ये आपको निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, आप इसका डिफरेंशियल करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा इधर, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल इधर लग गया डी ओवर डी एक्स साइन और ब्रैकेट में 3x² प्लस 5x, ये आ गया आपका। अब तुमने क्या पढ़ा है, तुमने फॉर्मूला कौन सा सीखा है, इस चीज को समझना होगा। भाई हमने तो फॉर्मूला केवल sin x का पढ़ा है और यहाँ x की जगह कितना आ रहा है, ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है 3x² प्लस 5x, और फॉर्मूला केवल पढ़ा है sin x का। तो हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका तो ये था कि इसको एक नया वेरिएबल मान लें, मान लो इसको t मान लें, तो अब सॉल्व करें तो sin t हो जाएगा। लेकिन उससे बढ़िया तरीका है कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है किसका, sin x का। क्या होता है फॉर्मूला, d ओवर dx sin x इक्वल टू cos x, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में बनाते हैं इसको, यानी sin x होना चाहिए ये। तो इतने ये जो है हमारा, इसको अपने मन में क्या मान लेंगे, मन में इसको x मान लेंगे, इसे अपने मन में x मान लेंगे। वैसे तो इतना ही रहेगा लेकिन मन में इसको x मान लेंगे। तो जब x मान लेंगे मन में तो क्या हो गया sin x, और sin x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, तो सॉल्व हो गया ये आपका, ये आ गया cos x। लेकिन लिखेंगे वही जो है, मन में जो माना उसे नहीं लिखेंगे, जो है वही लिखेंगे। तो है क्या 3x² प्लस 5x, लेकिन आगे मल्टीप्लाई करके जो मन में x माना है उसका डिफरेंशियल और कर देंगे, यानी d ओवर dx, और मन में किसको x माना था 3x² प्लस 5x, तो इसका डिफरेंशियल और हो जाएगा। तो आगे सॉल्व होगा ये, तो ये cos 3x² प्लस 5x, तो ये cos के एंगल में हो गया इनटू, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो दो पद हो जाएंगे अलग अलग, दोनों में डिफरेंशियल लग जाएगा जैसे करते थे। तो 3 बाहर आ गया, x² का डिफरेंशियल करोगे तो 2x की पावर 1 प्लस 5 बाहर आ गया, x का डिफरेंशियल करेंगे तो x की पावर 1 है तो 1, और x की पावर क्या हो जाएगा 0, तो ये आ गया 3 दूनी 6x। ये ध्यान रखना, ये जो मल्टीप्लाई है ये इसके एंगल में नहीं है मल्टीप्लाई, बल्कि पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई है, इसलिए उसको पहले लिखो। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6x और प्लस 5x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 5 और इनटू cos 3x² प्लस 5x, ये आपका आंसर। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें ये समझना होगा, जैसे कभी सिंपल सा एक एग्जांपल, और पहले मैं छोटा एक एग्जांपल और समझाऊं, जैसे ये आ जाता sin 8x d ओवर dx, ये होता सबसे पहले, ये थोड़ा और सिंपल है देखिए। तो अब 8x, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है sin x का, तो मन में 8x को क्या मान लेते x, तो क्या हो जाता है इसका, ये हो जाता cos x, लेकिन लिखते वही जो है तो cos 8x इनटू करके जो x माना था मन में उसका डिफरेंशियल कर देते, तो d ओवर dx 8x, और 8x का क्या हो जाएगा, 1 बाहर आ गया, x का 1 हो जाता है, और ये आपका है cos 8x। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। और भी चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, जो कि प्रतिस्थापन विधि को अच्छी तरह समझना जरूरी है। और भी मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया आपने, d ओवर dx निकालना है, x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है किसका, log sin x का, बेस e है, ये करना है डिफरेंशियल आपको। अब इस डिफरेंशियल को करने के लिए क्या करेंगे भाई, हमने तो फॉर्मूला किसका पढ़ा है, log x का, हमने पढ़ा है d ओवर dx log x बेस e, क्या होता है इसका 1/x। लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ दिख रहा है log sin x, यानी x की जगह पर क्या है sin x, तो इसे अपने मन में x मान लेंगे। तो जब ये मन में x हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 log x का क्या होता है 1/x, 1/x की जगह पे क्या है sin x, लेकिन इनटू करके उसका डिफरेंशियल और कर देंगे जिसे मन में x माना था, यानी sin x का, और sin x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, तो ये cos x अपॉन में क्या है sin x, तो क्या हो जाएगा cot x। और एक एग्जांपल समझ लीजिए,
मान लीजिए अब की बार आपको निकालना है डी ओवर डी एक्स ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स। भाई हमने तो ई की पावर एक्स पढ़ा है और ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है। फॉर्मूला लिख देता हूं, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स होता है हमारा ई की पावर एक्स। तो अब ये एक्स की जगह पे क्या आ गया, साइन एक्स। तो मन में इसको एक्स मान लेंगे, मन में एक्स मानेंगे तो ई की पावर एक्स हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, लेकिन लिखेंगे वही जो है यानी साइन एक्स, और इनटू करके उसका डिफरेंशियल और कर देंगे जिसको मन में एक्स माना था यानी साइन एक्स का। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो चाहो तो पहले लिख दो कॉस एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। और इसके साथ साथ में एक चीज़ और बता दूं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन उसमें नहीं आता है, लेकिन इस तरह से आ जाता है। ये फॉर्मूले के रूप में ही आप चाहो तो याद कर लो। पहला जैसे ये आ जाए डी ओवर डी एक्स साइन के एक्स, ये आ जाए। तो क्या देख रहे हो आप भाई, के एक्स को एक्स मान के करेंगे तो के का मल्टीप्लाई और हो जाता है, जैसे इसका किया था आपने अभी एक का किया था ना। हाँ तो चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी किया था उसको मैंने रीच कर दिया है, साइन के एक्स। तो इसमें के एक्स का आ जाता है, तो फॉर्मूले के रूप में ध्यान रख लो आप, एक्स के साथ जिसका मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है के, और साइन के एक्स का हो जाएगा कॉस के एक्स। और अगर मान लीजिए आप दूसरा फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स कॉस के एक्स, तो इसमें भी के बाहर आ जाएगा और माइनस का साइन की एक्स। तो इस तरह से भी याद रख सकते हो, या फिर प्रतिस्थापन विधि में सीधे सीधे इसको एक्स मान करके सॉल्व आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपका अवकलन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट